हाँ जी, बताओ पिछले क्लास में कहाँ थे हम लोग, जरा मुझे अगर रिकॉल करा दो तो। सर पिछले क्लास में सर पैन कार्ड बताए थे सर, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सर। अच्छा, पैन कार्ड वाला हम लोग आ गए थे। यस सर। तो ये हमारा चलिए आईटी जी में सर। नहीं है, ये हम पैन कार्ड में थे और हमारा एक ऑनलाइन वाला पैन का फॉर्म देखना बाकी था और 10 बाकी था, राइट। यस सर। चलिए, पहले पीछे में कोई इशू है तो मुझे बताइए, जहां तक हमने किया उसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, किसी नो को सर। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है आप मुझे बताएं, पहले मैं उसको सॉर्ट आउट करूं फिर आगे बढ़ूं। ऑनलाइन पैन किसी ने अप्लाई किया या नहीं किया? देखो यार, एक चीज समझो, जो मैं बता रहा हूँ। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ जी, आवाज आ रही है अब? ये सर आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर आ भाई रही है आवाज। जो चीजें मैंने बताई, अगर आपने उसको रिपीट नहीं किया भाई, तो कोई फायदा नहीं है इस मेहनत का मेरे। तो आपका काम है कि जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उसको रिपीट करिए। रिपीट करने का मतलब है कि किसी ना किसी एक पैन को जरूर बनाइए। उससे क्या है ना कि जो हिच है और जो प्रॉब्लम है वो दोनों समझ में आ जाएगा। एक ही, हम ये नहीं कर 10 बनाए, एक बना लोगे काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा काम है उसको हम कंप्लीट करें। और आने वाले और आगे जितनी चीजें हैं सब में यही एप्लीकेबल है भाई। यहाँ कोई मेरे पास और कोई जुगाड़ नहीं है कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम याद कर लो या रट्टा मार लो। ये नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो आपका यही काम है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको हम टाइमली, जो काम है उसको कंप्लीट करें ताकि प्रोसेस हमें पता चले। सर हेलो। हेलो। हाँ, बताओ बताओ। सर ये सर पैन कार्ड पर अप्लाई कर रहे थे तो लास्ट में सबमिट नहीं हो पा रहा था, पर सारा चीज सही किए तो थे। क्यों ने हमको ग्रुप में डाले या मुझे पर्सनली मैसेज किए तुम भाई मोनू? तुरंत तुमको मैसेज किए मुझे? नहीं सर, मैसेज नहीं किया था। यार तुमको ये चीज मैंने हमेशा सबको बताया, जब भी काम कर रहे हो और वहां फंसे, आप मुझे या तो ग्रुप में मैसेज डालिए, ग्रुप में मेरा नंबर है, पर्सनली मैसेज डालिए, इमीडिएट डालिए। उसका कोई फायदा नहीं है ना मनु, आज हम डिस्कस करते उस समय तुम हमको कॉल करते या मैसेज करते, हम तुरंत रिप्लाई करते, क्योंकि देखो वो जो पॉइंट है ना वही पॉइंट फंसने वाला है जहां तुम फंसे थे, और कुछ फंसने वाला नहीं है। प्रोसेस करके तुमने सर अपलोड नहीं कर पाया। सारा चीज सही था सर, बस सबमिट लास्ट में नहीं हो पा रहा था। तो भाई ये तो उस समय सिस्टम, जब तक तुम हमको शेयर नहीं करते मुझे पता नहीं चलता कि कहाँ गड़बड़ हुआ है। जब तक मैं गड़बड़ नहीं पकड़ूंगा तब तक मैं आपको बता नहीं सकता हूं ना। तो फिर उस मेहनत का मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ कि मैं लास्ट तक गया और अपलोड नहीं कर पाया। पूरा मेहनत खत्म हो गया मेरा, वो तो बेकार हो गया। यही चीज मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पूरा प्रोसेस को एक बार गो थ्रू कर लें। एक बार मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन बताएगा कि डॉक्यूमेंटेशन मैंने पेन में क्या क्या बताया था, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी मुझे एक बार रिपीट कर दो जरा। सर आधार कार्ड। ऐसे गुरमीत ऐसे ना बताए, मुझे बताए कि आईडी में क्या है, एड्रेस में क्या है, इस तरह से बताए ताकि मुझे समझ में आए, सामने वाले को भी समझ में आए। आईडी में क्या क्या चाहिए आपको? सर पैड हो सकता है। सत्यम, आवाज नहीं आ रही फिर से। सॉरी। सर आधार कार्ड। किस चीज के लिए? और आईडी में आधार कार्ड चाहिए। आईडी में ओके। सर आधार कार्ड के लिए एड्रेस में भी आप आधार दे सकते हो। हम्म। ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, यार पासपोर्ट दे सकते हैं। मुझे 1 मिनट टाइम देंगे? मुझे ना एक जियो से कॉल आ रहा है, मुझे 1 मिनट, हमारे स्टार्टअप के लिए कुछ इशू चल रहा है वहां पे, 1 मिनट। सॉरी यार। हाँ, रिलायंस जियो से कुछ टाई अप का बात चल रहा है, वो हमारा कुछ प्रोसेस चल रहा है वहां पे, तो वहीं से कॉल था अर्जेंट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने आईडी के लिए बताया, एड्रेस के लिए क्या होगा? सर एड्रेस के लिए भी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है, और डेट ऑफ साथ बर्थ के साथ लिए? पासपोर्ट पे। डेट ऑफ बर्थ के लिए? डेट ऑफ बर्थ के लिए सर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब कॉमन है सर, ये तीनों में। और कुछ हो सकता है? सर सर आधार कार्ड 10th सर मार्कशीट। आधार कार्ड भी हो सर सकता है। सर पैन एक और कार्ड हो भी हो सकता है। सकता है। पैन कार्ड मार्कशीट भी सर हो 10th सकता है। क्लास किसी भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर का लिखा हुआ चलेगा सर। डिजिग्नेटेड नहीं भाई, गस्टेड ऑफिसर। ट्रस्टेड ऑफिसर। हाँ, गस्टेड ऑफिसर, ठीक है, परफेक्ट।
अब मैं इसको और थोड़ा छोटा करूं, अगर मैं ये कहूं कि कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, क्या ये सही है कि गलत है? अप्रोक्सीमेटली 100% नहीं, 90% केस में। सही है सर सही है। यस सर सही है। अगर मुझे याद नहीं है तो सर, मैं सही है। कस्टमर को ये कह सकता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दे दो आईडी और एड्रेस के लिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, तब भी मैं सही हूं। कोई भी, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो डॉक्यूमेंट क्या है और क्या नहीं है। क्या इस स्टेटमेंट में कोई गलती है? कोई भी गवर्नमेंट अगर डॉक्यूमेंट है मेरे पास तो वैलिड डॉक्यूमेंट होगा अप्रोक्सीमेटली। हम 100% नहीं कह रहे, बट 99% सही है। 1% केस में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो अलाउड नहीं है, जो नहीं माने जाते, लेकिन 99% केस में वो आपको वो चीज काम आएगा। कोई इश्यू इसमें? पैन कार्ड क्या सबके लिए मैंडेटरी है? ठीक है, 18+ होगा सर उसी के लिए तो। नहीं नहीं, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था, क्या पैन कार्ड सबके लिए मैंडेटरी है या नहीं? मेरा नहीं क्वेश्चन सर, ये। सबके सर लिए मैंडेटरी सबके नहीं है। लिए नहीं है, बट जो भी सर बैंक अकाउंट है या कुछ उसका बिजनेस पर्पस का वर्क है सर, उन लोगों के लिए सर मैंडेटरी। इट मीन्स आधार एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है या नहीं है? यस सर। सर है, आधार भी है। आधार आधार, मैंडेटरी है। आधार भी नहीं, आधार एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं सर। जो 140 करोड़ जनता के पास होनी चाहिए, वो आपके स्टेटस को बताता है। लेकिन पैन कार्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तभी आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं, कोई ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? उस दिन मैंने हार्ड कॉपी पैन कार्ड दिखाया था कि नहीं दिखाया था? यस सर। हार्ड कॉपी वाला मैंने कराया था या नहीं कराया था हार्ड कॉपी? 49A या 49 ये, चलो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, क्योंकि जब ऑनलाइन हो गया तो इसको। सर एक बताए। क्वेश्चन था। दिखाया तो सर मैं आपकी, आप दिखाया। क्वेश्चन पहले, क्वेश्चन किसका? क्वेश्चन बताओ। सर मेरा ये था कि जैसे कि हम लोग बैच के हैं तो हम लोग का ITR 2 फाइल करना बता रहे थे। ITR 2 तुरंत अभी जा रहे हैं, पैन कार्ड के बाद ITR 1 हो गया है। यस सर। ठीक है, तो हम ITR 2 कोशिश कर रहे हैं कि अभी पैन दिखा के ITR 2 में हम इंटर करें। ITR 1 किसका किसका नहीं हुआ है यहाँ पे? सर आईटीआर वन ITR तो 1 बता, का सर बेसिक बताया है। बेसिक आपको बताया नहीं ना? बता दिया। ठीक है, तो ITR बस 1 फाइलिंग नहीं बताया गया सर अभी तक। कौन सा? फाइलिंग नहीं बताया गया है सर ITR 1 का, जो बस इतना बताया गया है कि उसमें कौन कौन सा हेड आता है। ठीक है, अंजलि तुम्हारा ITR 1 हो चुका है पूरा? जी सर। और ITR 1 किसका किसका हो गया? अंजलि कह रहा हूं सबका बाकी है। तो पहले एक बार हम ITR 1 करेंगे और ITR 2 उसके बाद अंजलि हम जाएंगे। ठीक है, तो जिसका इसका ITR 1 हो गया है वो अगर देखेगा तो ठीक है। ITR 1 में तुरंत स्टार्ट करने वाला, तो एक बार जिसको देखना है वो देख सकता है। अगली क्लास में ITR 2 हम अपना शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार पैन फॉर्म केवल दिखा देता हूँ, जो पिछली क्लास में ऑलरेडी मैंने दिखाया था। फिर भी एक बार पैन फॉर्म दिखा रहा हूँ ताकि एक बार उसको हम गो थ्रू कर लें। मैं सिंपल गूगल में गया और एज इट इज मैंने लिखा पैन फॉर्म PDF, और ये देखिए ऊपर 49A आ गया। यही फॉर्म होता है पैन का। जो ऑनलाइन हमने किया था वो सेम चीज यही है, उसमें बस थोड़े से स्टेप्स अलग थे, यहाँ स्टेप्स अलग है, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको ये बता दिया था। इसमें एक चीज केवल ध्यान रखना है कि ये फॉर्म ब्लैक पेन से भरा जाएगा, बस ब्लू पेन से नहीं भरा जाएगा। और इंडिविजुअल में ही केवल फोटो लगेगा, बाकी किसी में फोटोग्राफ नहीं लगेगा। मैं इसका लिंक चैट में फिर से डाल दे रहा हूं, जिसको देखना है उसको डाउनलोड कर लेगा। ये डाल दिया मैं आपको यहाँ पे। चलिए, अब ये बताइए कि इनकम टैक्स लॉगिन किसके किसके पास है और किसके पास नहीं है? यस सर। लॉगिन तो हमने कर लिया है ना सब कोई? यस ये सर। तो लॉगिन कर दिया तो इनकम टैक्स है। चलिए, लॉगिन जब कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जरा सिस्टम ऑन करूँ दूसरा।
कोई मुझे बताएगा कि ITR 1 के कंडीशंस क्या क्या थे तब तक? कौन कौन फाइल करेगा? किसी को याद है तो बताए। ITR 1 कौन सर कौन? ITR 1 में बेसिक सैलरी पे अगर 50 लाख से कम होगा तो ITR फाइल कर सकते हैं, ITR 1 कर सकते हैं। वेरी गुड। क्या? अगर एक हाउस प्रॉपर्टी होगा तब कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और अदर सोर्सेज से अगर इनकम होता है तब, अगर एग्रीकल्चर अगर इनकम हमारा हमारा 5,000 से कम है तब हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं सर। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। मैं इसको जरा रिपीट करता हूँ कि ITR 1 कौन फाइल करेगा। वो आगे भी आएगा तो हम देखेंगे। सत्यम ने कहा कि ITR 1 फाइल करने के कंडीशंस क्या क्या क्या, क्योंकि ऐसा नहीं है कि IT जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो एक नहीं है। 5 तरीके 7 तरीके के फॉर्म्स है, टोटल 7 तरीके के फॉर्म्स है। हर आदमी के लिए अलग अलग तरीके का फॉर्म यूज होता है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी एक ही फॉर्म यूज करेगा। हर के लिए, कंपनी के लिए अलग है, इंडिविजुअल के लिए अलग है, हर के लिए अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई कौन कब करेगा। अगर ये चीज जब तक उसको नहीं पता चलेगा तब तक वो कैसे पता चलेगा किसके लिए क्या है। तो पहला चीज है ITR 1 फाइल करने का कंडीशन, ये इंडिविजुअल फाइल करता है। इंडिविजुअल मतलब हम आप और सारे लोग जो भी हैं। ठीक है। डाउनलोडिंग तो मैंने बता रखा कहाँ से डाउनलोड होना है, वो पिछले क्लास में मैंने कर दिया था। वो एक बार फिर हम दिखा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ITR 1 कौन फाइल करेगा? ITR 1 फाइल वो करेगा जिसकी टोटल इनकम, मैंने एक वर्ड बोला टोटल इनकम, अभी मैं PPT पे भी आऊंगा, वहां पे भी एक बार ब्रीफ कर दूंगा। जिसकी टोटल इनकम 50 लाख के नीचे है। अगर 50 लाख के ऊपर है तो वो नहीं फाइल करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि ज्यादा हुआ तो वो अलग देखेंगे, अभी हमें पता नहीं। अभी हमारा कंडीशन क्या है कि 5,000 तक एग्रीकल्चर इनकम है तो ITR 1 होगा। टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो ये ITR 1 होगा। और अदर इनकम भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसको एक PPT में अभी रन करेंगे तो वहां भी एक पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। पहले एक बार फॉर्म देखते हैं कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा। चलिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूं जरा। ये देखिए स्क्रीन आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि मैं फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करूं। सबसे पहले हम गूगल पे चले जाएंगे, सिंपल, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि कहाँ से में। हम लिखेंगे इनकम टैक्स, टैक्स ई फाइलिंग। जैसे मैंने इनकम टैक्स ई फाइलिंग लिया, अपने आप देखिए कि आ गया एक। मैंने इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद मैं होम पेज पे आ गया। ये देखिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल है, और यहाँ पे डाउनलोड पे आ गया। ये देखिए यूटिलिटी फॉर्म। ये यूटिलिटी फॉर्म 1 से 4 के लिए यूज होता है। नया वाला यूटिलिटी भी आ गया है। हम नया वाला ही यूटिलिटी डाउनलोड कर लेते हैं। ये ऊपर डाउनलोड होने लगा, क्योंकि इस साल का रिटर्न फाइलिंग के सारे यूटिलिटी आ गए। अगर आप देखिए तो रिलीज डेट नीचे बता रहा है कि 9 मई को आया है। ठीक है। फर्स्ट वर्जन कब आया था? ये 1 अप्रैल को आया था। इसको जब डाउनलोड कर लेंगे तो ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। 1 सेकंड में रन कर ही रहा हूँ। फाइल को मैंने ओपन किया, और ये एप्लीकेशन ऊपर वाला है। 1 सेकंड, हमको डाउनलोड होने के बाद देखिए, ये देखिए ये इस फॉर्मेट में आएगा। ये जो ऊपर वाला है ये सेटअप है। मैं अगर इस सेटअप को रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट किया मैंने, और इसको नॉर्मली आप जैसे रन करते हैं उस तरह से इसको रन करते हैं। वो अपने आप रन कर रहा है। सेकंड, अब जरा मैं देखूं कि ये आया है कहाँ। अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया। ये देखिए डेस्कटॉप पे ये आइकॉन आ गया इसका। मैं जरा इसको रन करता हूँ, सेटअप
आपके सामने इंस्टॉल हो रहा है। ये पुराना वाला फाइलिंग है, ये नया वाला मैं सेटअप रन कर रहा हूँ। अब जैसे नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, कोई सा भी एकदम नॉर्मल सा, इसको डाउनलोड करने का तरीका है। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि इसका प्लगइन सामने आए, जो टाइम लगे। और इस सेटअप से आप 1 से 4 तक के सारे आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सबका अलग अलग यूज है, वो मैं आएगा जैसे टाइम वो हम लोग बात करते जाएंगे। ये देखिए अपने आप कॉन्फ़िगर कर रहा है। ये देखिए नीचे आ गया आई थिंक नया वाला। ये देखिए लिखा हुआ है ना, अलाउ सब करेंगे एक्सेस ऑल, सारे एक्सेस इसको देंगे। क्यों? क्योंकि तभी ये काम करेगा। अब ये देखिए, ये 1 से 4 डेस्कटॉप यूटिलिटीज को बोलते हैं। मोबाइल पे डाउनलोड नहीं होगा, ये डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड। ठीक है, डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड होगा। चलिए एक आईटीआर को देखते हैं कि कैसे फाइल होगा। कोई अपना पैन कार्ड बताएगा? पैन ये एक बार इंस्टॉल हो जाने दीजिए। ये समझिए कि जो ऑनलाइन होता है उसी का पूरा डेमो कॉपी है, उसी तरह से चलता है। यूटिलिटी सबको एक बार पहले जाके क्रॉस चेक करिए कि यूटिलिटी सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं फिर से दिखाऊंगा। सबको एक बार यूटिलिटी जाके चेक करिए कि यूटिलिटी मैंने कहाँ भेजा, कहाँ से हुआ, वो जाके चेक करिए एक बार। सारे लोग एक बार क्रॉस चेक करिए कि यूटिलिटी कहाँ पे है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाइए सारे लोग। इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर डाउनलोड में जाइए, और डाउनलोड में देखिए यूटिलिटी आ रहा है। सबको यूटिलिटी दिखे, आप कंफर्म करिए। सत्यम यस ने, सर, दिख रहा है। भाई सब लोग कंफर्म करें कि सबको यूटिलिटी मिलने में दिक्कत नहीं है। सत्यम ने अपना पैन नंबर दिया, हम इसी पैन से आगे बढ़े। सारे लोग ओके करें तब मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट, कुछ नहीं करना, 1 मिनट का काम है भाई। सर दिख रहा है सर मुझे। दिख रहा है? वेरी यस गुड। सर। सबको ओके करो कंफर्म, तो मैं आगे बढ़ू भाई मेरे। सबको यूटिलिटी मिल जाए, मुझे प्लीज कंफर्म करे तो मैं आगे बढ़ूं। सर इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करो तभी तो यार डाउनलोड करके रन करो एक बार, सबको पता तो चले ना। सबको कंफर्म कर दो। मोनिका वेरी गुड। बाकी लोग, जिसका इसका डाउनलोड होना है वो आप यहाँ पे लिखते जाएं भाई, कम से कम। आकाश, निप्रिया, वेरी गुड। अमोल, अनमोल का भी हो गया। बाकी लोग, तो मैं आगे बढ़ूँ तुरंत।
सर अभी हम सेंटर पे हैं नहीं, तो अभी कर नहीं कोई बात पाएंगे। नहीं, तुम खाली कम से कम वहां खोल के देख लो कि तुम्हें कहाँ मिल रहा है। हाँ सर, वो तो कर लेंगे। बस देखो, कम से कम ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ है। मैं आगे बढ़ूं, आपका हो शुरू का यस भी सर, होगा, हो गया सर, यस सर। सबका हो गया, हो गया सर। सालवी का भी हो गया। जिसका बाकी है मुझे बता दो। अगर देखो यार, किसी को दिक्कत है मुझे तुरंत बताओ, ताकि मैं तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लूं। ये कभी मत सोचिए कि हाँ मुझे नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं यार, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको ना समझ में आए ना दिखे, वो इमीडिएट मुझे बताए। सर इसके लिए जावा अपडेट भी चाहिए क्या? हाँ, जावा आप अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप तुमको सारी चीजें बताएगा। अपने आप वो बताएगा तुम्हें तुरंत। वो प्लगइन सब ले लेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तुरंत प्लगइन बताएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। प्लीज कंफर्म, तो मैं आगे बढ़ूं भाई मेरे। मोनू का भी हो गया। कोई बाकी है तो मुझे बता दो भाई। सर जी, सर डाउनलोड में जाके फिर कहाँ जाना है, यूटिलिटी उसमें देखो ये ऊपर दिखा ही रहा सबसे पहला यूटिलिटी आ रहा है। मैं फिर से है एकदम उस पर लिखा परफेक्ट भाई। है ऑफलाइन यूटिलिटी ITR टू हाँ हाँ, वही आई। वही, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। एक सेकंड रुक जा भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं दिखा। 105 MB का होगा गुरमीत, देखो। ये देखिए। ये देखो, मैंने डाउनलोड पे गया, यहाँ पे इनकम टैक्स के पोर्टल के डाउनलोड पे क्लिक किया, कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी। जी ये दिख रहा है? जी। यही है। इसको आप यूटिलिटी को डाउनलोड करिए, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम में। कोई दिक्कत नहीं यार, नहीं पता चले तो उसी के लिए तो बैठे हैं। हमारा काम क्या है, यही बताने के लिए बैठा हूं ना मैं यहाँ। कोई दिक्कत नहीं, आप 5 बार पूछो, क्योंकि यही यूटिलिटी अब आने वाले जितने क्लास होंगे भाई, वहां केवल और केवल मैं अब इसी यूटिलिटी की बात करूंगा और किसी चीज की बात नहीं करूंगा। केवल और केवल इसी यूटिलिटी पे काम होगा। हमेशा हम इसी यूटिलिटी से स्टार्ट करेंगे। कंफर्म करिए तो मैं आगे बढ़ूं। सर डाउनलोड हो रहा है अभी। कोई बात नहीं, बाकी और आगे बढ़ूं भाई। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। मैं अपनी यूटिलिटी पे आ गया। ये देखिए, ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूँ। अब इसको आपको कंटिन्यू करना। जैसे कंटिन्यू करेंगे ये डिटेल मांगने लगेगा। कह रहा है कि भाई रिटर्न फाइल करना है। चलिए फाइल रिटर्न करें, आगे बढ़ते हैं। कहा कि भाई क्या करना है, 3 तरीके से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कह रहा है डाउनलोड प्रीफिल डेटा, तीनों बताएंगे। इंपोर्ट प्रीफिल डेटा, इंपोर्ट आईटीआर फाइल इन ऑनलाइन मोड, और जैसन फाइल बोलते हैं। क्या है भाई? पहला कह रहा है, जो पहला ऑप्शन है उसके बारे में पहले बात करते हैं। पहला कह रहा है, अगर आप ये ऑप्शन ऑन करेंगे और आप पैन नंबर जब डालेंगे तो आपके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास हो सारी डाउनलोड हो जाएगी। ऑटो प्रीफिल बोलते हैं उसको, ऑटो प्रीफिल हो जाए, आपको डालना नहीं पड़ेगा। आपको जहां उसमें लगे कि गलत है वो केवल चेक करना है, मॉडिफाई करना है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देना है, आप दे सकते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन कहता है प्रीफिल, ऑटो कर देगा। दूसरा कह रहा है इंपोर्ट। कह रहा है कि हो सकता है कोई आपके पास सॉफ्टवेयर हो या कुछ हो, आप उससे भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। उसका जो फॉर्मेट होता है उसे जैसन फाइल बोलते हैं, JSON, जैसन फाइल। जैसन फाइल के थ्रू आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसी फॉर्मेट में इसी फॉर्मेट पे आप डेटा इंपोर्ट केवल कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से आप डेटा इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये सॉफ्टवेयर केवल और केवल इसी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तीसरा कह रहा है कि अगर आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया है और वो कोई डेटा है जैसन फाइल में, तो आप उससे भी कर लेंगे। हमें हमेशा पहले ऑप्शन से जाना है। कौन से ऑप्शन से? पहले वाले, प्रीफिल डेटा। क्यों भाई? हमें डेटा उसका ओरिजिनल निकालना है।
तो पहले हम उसका डेटा ऑटो निकालेंगे। जो जो डेटा उसके पास है वो सारे डेटा आपको ऑटो निकाल लेगा। चलिए एक बार खटाखट जरा करिए इसको, जिसका इसका डाउनलोड है। यहाँ तक हो गया सर। तो हमें पहले वाले ऑप्शन में जाना है। चलिए इसको भी देखिए जरा, कौन सा ऑप्शन उठाना है? हमें पहला ऑप्शन उठाना है हमेशा। मैंने इसको क्लिक किया, देखिए क्लिक होते ही ये कंटिन्यू बटन ऑन हो गया। अब मैं कंटिन्यू करूंगा, इसके बाद ये पैन नंबर मांगेगा। अभी मुझे किसी ने पैन दिया है, सत्यम ने दिया है आई थिंक। सत्यम का पैन मेरे पास है, मैंने उसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। क्यों भाई? बिना पैन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा। यही रीजन था कि मैंने आपको बोला कि सबको अपना लॉगिन बनाना पड़ेगा। 3610J असेसमेंट ये सेलेक्ट करिए। बाय डिफॉल्ट देखिए इस साल का चलने लगा 24-25, आपको वही लेना है, देखना ही नहीं, ऑटो वही ईयर ही लेगा। और मैं आगे बढ़ गया। अब जैसे आगे बढ़ा उसने कहा कि भाई एक बार फिर से लॉगिन करिए। ठीक है जी, ये अब आपके पोर्टल पे ही लॉगिन कर रहा है एक तरह से। अगर आप देखिएगा तो ये आपके पोर्टल पे ही जाके लॉगिन करने वाला है यहाँ से, और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन वो निकाल लेगा यहाँ से। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपकी है तो, जैसे आपका कोई सैलरी है, सब कुछ है। अभी आगे देखेंगे, पहले एक बार नॉर्मल करें। सत्य में एक बार पासवर्ड भी बताना पड़ेगा भाई, मुझे पासवर्ड चाहिए इसका। सत्य में एक बार पासवर्ड। सत्य में का पासवर्ड देना भाई। ओके दे दिए सर चैट में। ठीक। सर हाँ सर मैं थोड़ा पीछे रह गया सर, वो आप वो बता दीजिए, वो जो 3 फाइल आई थी, तो उसको एक्सट्रैक्ट करूँ या फिर रन पे क्लिक कर दूं? आप रन पे क्लिक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो में डाउनलोड हो गया है सर। डाउनलोड डाउनलोड हो गया, चलिए आगे बढ़िए, आप क्या दिक्कत है? डाउनलोड करने के बाद वो 3 फाइल आई हैं, एप्लीकेशन, ब्लैक मैप फाइल और जेएसएन फाइल। जो सबसे ऊपर तो आ रहा है वो उन देखिए, जो सबसे ऊपर तो आ रहा है। सबसे ऊपर वाले को सर एक्सट्रैक्ट करूँ या रन करूँ सर उसको? एक्सट्रेट रन करो, रन करो। वो जो सबसे बड़ा रन 1 लाख केबी का फाइल होगा वो। हाँ जी। गुड। एक सेकंड यार, मेरा माउस नहीं काम कर रहा, 1 मिनट होल्ड करना यार। हाँ बताएं बताएं। सर इंस्टॉल हो सर रहा है वो। ठीक है कोई बात नहीं। सर हेलो। हाँ जी भाई, बताएं। सर पासवर्ड आ गए सर, बहुत दिन हो गया आपके लिए। आवाज गूंज रहा है, फिर से बोलना। सर पासवर्ड भुला गए हैं सर। तो पासवर्ड रिसेट कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन आता है। यार एक दूसरा ये देना, ये काम नहीं कर रहा, ये हटाओ यहाँ से। दूसरा दो फटाक से मुझे। अब वो मैंने बोल के क्लास कर रहा सर के साथ नहीं आते थे, मेरा फाइल वाइल तो चेक करने। 2 मिनट दो, मुझे जल्दी देना। सर अलाउ एक्सेस कर दूं? आपको याद हेलो हाँ हाँ, रन करो। सर, रन। अलाउ एक्सेस कर दूं उसको हाँ पूरे को? अलाउ, एकदम एकदम अलाउ। सत्यम, हेलो हाँ
सत्यम भाई इस पे ये लिखा रहा है डेस्कटॉप यूटिलिटी ITR फर्स्ट फॉर वर्जन ITD फाइल ड्यू टू DU, तो इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करूं? करो। अच्छा, अब इस पे ही आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न ड्राफ्ट वर्जन रिटर्न या प्रीफिल्ड डाटा। प्रीफिल डाटा पे जाना गुरमीत, प्रीफिल पे ये जाओ। फिर 2 मिनट दो, मैं जरा सिस्टम लगवा रहा हूँ। सर सर एक बार दिखा दूं आपको, सर ऐसा आ रहा है। गुर गुरमीत व्हाट्सअप करियो जरा, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डालना, मैं देखो क्या है। जी सर। कॉफी भी पिलाओ ना, अब गुप्ता जी के साथ बैठा सर थैंक यू सर, ठीक है सर, थैंक आपका यू। नमस्कार। नमस्कार सर सर गुरमीत, डाल दिया, दिखाना क्या है इशू। सर ग्रुप में डाल दिया मैंने, वो जहां तक मैं पहुंच गया। एक सेकंड। हाँ वेरी गुड, इसको अब करो फाइल रिटर्न। सर फाइल रिटर्न पे जाऊं? हाँ फाइल रिटर्न, अब वहीं नीचे ऑप्शन आ रहा है देखो। हाँ सर, डाउनलोड प्रीफिल्ड डाटा फर्स्ट वाला, इस पे क्लिक करूं? हाँ सर आ गया है सर, ये पैन कार्ड मांग रहा है, पैन कार्ड की डिटेल मांग रहा है। पैन कार्ड डालो। सर अपना पैन कार्ड डाल दूं इसमें, अपने पैन कार्ड? यार ये जीरो क्यों है, ये लग रहा है पोर्टल में कुछ इशू आ रहा है यार, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है। तुम देखो यहाँ पे ना जीरो ले ही नहीं रहा है, ये पासवर्ड में जीरो है ये सर वो सारा। पासवर्ड गलत था, दूसरा पासवर्ड दिया है मैंने। अरे मेरे भाई तेरे चक्कर में मैंने अपना वो ये चेंज किया कि क्यों काम नहीं कर रहा है। नहीं सर, वो पासवर्ड मेरे पे भी ओपन नहीं हो रहा था, पासवर्ड वही था बट अभी चेंज किया है उसको। डालना एक बार जरा फिर से। डाल दिया सर, चैट में दे दिया आपको। एक सेकंड, नहीं पासवर्ड तो वही है ना तुम्हारा, कुछ उसमें फर्क कहाँ आया। @ नहीं सर, दूसरा डाला है आपको तो देखिए चैट। व्हाट्सएप पे या नॉर्मल चैट पे, यहाँ पे। नॉर्मल पे दिया है सर, डायरेक्ट मैसेज किया है आपको अच्छा चैट पे। नहीं आया भाई, फिर से देना एक बार, मैसेज कोई नहीं आया तुम्हारा। नॉर्मल चाहिए, इसी ने चैट पे दिया, चैट बॉक्स में डाला सर, फिर से देखिए। तो चैटबॉट में तो वही 11:40 का लास्ट आ रहा है जो पहले तुमने डाला था भाई, फिर से डालना, फिर से डालना, और फिर से डालना। डालो। करिए एक्स। जी भाई, भाई तेरा पासवर्ड ही खतरनाक है, लिखने में 2 मिनट लग गए। चलो, ये तुम्हारा क्या कह रहा है। हाँ तुम्हारा ऑलरेडी तुम लॉगिन हो इसलिए मुझे कह रहा है। अब देखो ये क्लाइंट का मैं यहाँ अब, से ऑफ कर रहा हूँ। हाँ तुम लॉग आउट कर दो, अब तुम लॉग। देखो उसने मुझे डिफॉल्ट क्लाइंट का मुझे डिटेल और क्लाइंट का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ देखिए आ रहा है। जिसका भी पैन आप डालेंगे उसका इन्फॉर्मेशन अब लेने लगा। तो यहाँ पे उनका पैन आ गया, फुल नेम आ गया, असेसमेंट ईयर आ गया, और फाइल रिटर्न पे अब हम क्लिक करेंगे। नीचे देखिए फाइल रिटर्न आ रहा है।
इस पे हम क्लिक करें। अब जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए हमसे 3 क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि भाई ये कौन है। तो पैन कार्ड के हिसाब से सत्यम ने जो दिया उसका ये क्या है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, या अदर है, कौन है वो, मुझे आप बताइए जरा। सर इंडिविजुअल सर, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल। क्यों इंडिविजुअल क्यों है? सर अकेला भी। यार हम सब इंडिविजुअल ही है ना टेक्निकली, Yes, लीगल में हम सब इंडिविजुअल हैं। इसकी वजह से हम यहाँ पे, अब ये पता कैसे चलेगा कि हम क्या लेंगे। अब वही मैं अगर एक टैक्स और वेल्थ का रिटर्न फाइल कर रहा होता 1 मिनट के लिए, तो मैं कौन सा लेता? फिर अदर्स लेते कंपनी कंपनी होता है ऑप्शन नहीं, फिर कौन सा लेता? अदर्स तो सर अदर्स अदर्स होगा होता सर, कंपनी। अदर्स में जाने के बाद फिर वो अदर्स में जाएंगे। अब पार्टनरशिप होता तो पार्ट। तो भी तो भी अदर्स में अदर होता सर। अदर जो में नहीं भी जाएगा अदर में सर, जाएंगे तो भाई। नहीं अब यहाँ दिखाई पे नहीं देगा फिर सोचना है, उसमें ना। अदर में जाएंगे क्यों। और ये पता कैसे चलेगा, उस आदमी के पैन से पता चलेगा। टैक्स फॉर वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पैन से पता चल जाएगा, या जो आएगा वो बताएगा खुद भी कि भैया ये इंडिविजुअल का रिटर्न है, किसका रिटर्न है। तो ये आपको उस समय आपके पैन से डिसाइड होगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इंडिविजुअल ही उठाइएगा, ये पैन कार्ड बताएगा कि आपको क्या उठाना है। ये पैन कार्ड कंफर्म करेगा। कौन कंफर्म करेगा? उस आदमी का पैन पैन कार्ड। कोई कंफ्यूजन कि यहाँ पे कौन सा उठेगा। अभी हम इंडिविजुअल क्यों उतारे हैं, क्योंकि सत्यम का जो पैन है वो इंडिविजुअल का है, इसकी वजह से हम इंडिविजुअल उठा रहे हैं। चलिए इंडिविजुअल उठा के देखिए क्या होता है। कंटिन्यू कर दिया। अब पूछ रहे हैं कि भैया कौन सा आईटीआर फाइल करना। अभी हम कौन सा आईटीआर शुरू कर रहे हैं? आईटीआर 1। ITR 1 सर। तो आईटीआर 1 मैंने सेलेक्ट किया। अब ये देखो, जो मैं तुम्हें लॉ बता रहा था, ये लॉ यहाँ पे भी आ गया। पहले एक बार यहीं पढ़ लेते हैं। फॉर इंडिविजुअल, फॉर इंडिविजुअल मतलब केवल इंडिविजुअल आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। रेसिडेंट भी होना चाहिए। रेसिडेंट का मतलब जो इंडिया में रहता है। और टोटल इनकम देखो यहाँ पे, टोटल इनकम कहाँ, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, अदर इनकम हो सकता है, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा नहीं, जो स्टार्टिंग में हमने सर लॉ पढ़ा। ये एक कंफ्यूजन है सर, ये जो आप बता रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम जो है 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सर ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब सर ईयरली 5,000 या फिर ये सब कैसे? ईयरली बात हो रहा है, ये सारा जो रिटर्न की बात हो रही है ईयरली पे ही बात हो, क्योंकि रिटर्न ईयरली जाता है हमारा। तो कहा कि भाई सर टोटल, अगर 5,000 से ज्यादा होगा, अगर 10,000 20,000 अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है तो फिर उनका सर अलग तरीके से होता है। वो खुशबू वो हम लोग बाद में देखेंगे। इस वाले ठीक। में तो नहीं आएगा। आईटीआर 1 उसके लिए नहीं है, वो माइनस हो गया वो आदमी। जैसे इसमें से किसी भी कंडीशन आपने तोड़ा, तो हमने आपको उठा के बाहर कर दिया कि चलिए बाहर हो जाइए। अब ये आपके लिए नहीं है, ये लाइन अब आपके लिए नहीं है। ये लाइन किसके लिए भाई? जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं। अगर क्वेश्चन है, कोई उसने शेयर खरीद परचेज किया हो तो क्या होगा? अगर सर वो उसने कोई कैपिटल गेन में शेयर, जाएगा, सॉरी, वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। मैं वो तो ठीक है, वो तो कैपिटल गेन चल गया। क्या ये आई 1 में कवर होगा? नहीं सर आईटीआर 1 में नहीं होगा। भाई चलिए इनका आंसर दूसरा कोई। सर शेयर अगर सेल परचेज हुआ होगा तो वो भी सर देखेंगे हम कि 50 लाख नहीं तक के अंदर में है या नहीं उससे नहीं नहीं ज्यादा। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। इनकम फ्रॉम, तुम लोग पढ़े नहीं, हम जानबूझ के इसीलिए स्किप कर गए थे। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर और अदर सोर्स, इंटरेस्ट ईटीसी। अगर कैपिटल गेन हुआ तो फिर उसको लाइन चेंज करेंगे, चल भाई तू निकल इधर से, ये तेरे लिए नहीं है भाई मेरे। अब क्या है वो हम देखेंगे आगे। आईटीआर 1 उसके लिए नहीं है। आईटीआर 1 उसके लिए नहीं है। अगर आपने शेयर को खरीद फरोख्त किया है, कुछ भी, एक रुपये का भी, तो आप बाहर हो गए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कि आईटीआर 1 किस पे अप्लीकेबल होगा? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो नो मुझे। सर कोई कंफ्यूजन नहीं सर। आईटीआर 1 कंडीशन फिर से बता रहा हूँ, 50,000 टोटल इनकम। अब क्वेश्चन है कि 50,000 1 रुपया हुआ तो, मेरी इनकम 50 लाख 1 रुपया हुआ,
तो सर जब भी ITR तो ITR सर वन ITR 2 अदर में जाएंगे, ITR 1 में नहीं हो पाएगा सर। भाई इसमें लॉ ने कहा 50 लाख, तो 50 लाख 50 पैसा भी हुआ तो आप बाहर हो जाइएगा। लॉ में कोई ऑप्शन नहीं होता है, लॉ में जो लिखा है वही बात होती है। तो अगर 1 रुपया भी ऊपर हुआ तो खत्म, आप बाहर चलिए, हमें कोई मतलब नहीं। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 1 रुपया भी हुआ, ITR 1 माइनस। ये नहीं कि राउंड ऑफ हो जाएगा, नहीं जी भैया, राउंड ऑफ नहीं होगा कुछ भी, लॉ में कोई राउंड ऑफ नहीं होता। चलिए, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। सर नो तो सर। सर आप सेल परचेज का बात हुआ है, तो सर यहाँ पे अगर हमारी इनकम अगर 10 लाख की है, अगर हम शेयर भी सेल परचेज किए हो तो फिर वो अदर में सर हम चले जाएंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक क्षेत्र है जहां पे हम अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन से बात करते हैं, वो क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है? यस सर। क्या पुरुष उसमें लड़ सकता है? और उसमें नहीं एज कैपिंग हो 50 साल, हम भी 50 साल, तुम भी 50 साल, क्या फर्क पड़ेगा भाई, दोनों तो नहीं 50 साल सर, के हैं। नहीं नहीं सर, ऑलरेडी जब वहां पे महिला के लिए है तो फिर वहां पे पुरुष नहीं जा सकते तो भाई ये ऑलरेडी। भी जो है ना, खुशबू, इसने बहुत क्लियर, इसने रिजर्व कर दिया, कहा कि भाई ये रिजर्व सीट है, किसके लिए? जिसकी टोटल इनकम 50 लाख के नीचे है, सैलरी से इनकम होनी चाहिए, या रेंट आ रहा हो, या इंटरेस्ट आ रहा हो, इतना ही कैटेगरी के लोग इसमें आ सकते हैं। इसके बाद कोई कैटेगरी, सबको मार के बाहर कर दो। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसकी इनकम शेयर से 1 रुपये हुई या 1 लाख हुई, वो बाहर हो गया सीधा, वो काउंट ही नहीं, क्योंकि वो इसका इस चीज में कवर ही नहीं होता। वो आएगा ITR 2 में, जब हम ITR 2 पढ़ेंगे वहां पे आएगा। सर इसमें मेरा एक कंफ्यूजन है बताइए। कि जैसे एक हाउस प्रॉपर्टी पे है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी रेंटल प्रॉपर्टी पे रेंटल काउंट होगा हाउस या प्रॉपर्टी, फिर रेंटल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ही रेंटल। कोई अगर जैसे रेंटल अगर इनकम आ रही है एक मेरा हाउस है जिसमें मैं खुद रहता हूँ और एक मेरा तो दूसरा हाउस है जिसमें मेरा रेंट आता है, तो क्या ये सिंगल हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा या फिर ये नहीं, दो हो मेरा गया, जिसमें रहता हूँ वो भी दो हो माना गया, जाएगा? दोनों माना जाएगा आपको, वो नहीं होगा आप पे अप्लीकेबल, आप चले जाएंगे बाहर। एक, जरा यहां तक आप लोग आइए जरा, सब कोई खटाखट। ले जाओ, हाँ जी, यहां तक सब लोग पहुंच गए? यहां तक सब लोग पहुंचे? जिसके पास सिस्टम है, मुझे यस ग्रुप सर। में फोटो डालिए। ये सर यहाँ तक पहुंच गया सर। वेरी गुड, जिसका जो जो पहुंच गया जरा मुझे फोटो डालिए भाई। भाई पासवर्ड रीसेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका पासवर्ड है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने ITR 1 प्रोसेस कर दिया, ये देखिए नीचे आ रहा है। यहाँ पे वो कुछ FAQ बता रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम लोग ये सब आगे देखेंगे क्या है। अभी मैं प्रोसेस, लेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको फिर मिलेंगे, हमें इन ऑप्शन को ही समझना है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑप्शन ही यही है। अब कह रहा है कि भाई ये बताइए कि आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं? क्या आपकी इनकम, पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक लिमिट। कह रहा है कि पहला ऑप्शन ये है कि क्या आपकी जो इनकम थी टैक्सेबल लिमिट के ऊपर है, पहला। दूसरा कहता है इनकम टैक्स फाइलिंग ड्यू टू द फॉलोइंग कंडीशन। क्या है भाई? incurred expenditure amount aggregate 2 lakh rupees more in the foreign travel, ठीक है, बताते हैं। expenditure incurred in the amount 1 lakh electricity, any other requirement of this provision। इसमें भी 2 कंडीशन का, अगर आप देखिएगा ना तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि रिटर्न फाइल नहीं करते हैं आपके आसपास, और बाहर टूर कर रहे होंगे और मल्टीपल चीजें कर रहे होंगे, ये आपको बहुत नॉर्मल दिखता है बहुत जगह। किसी ने देखा है ये चीज या नहीं देखा? किसी ने ये चीज ध्यान दिया है कि आपके अगल बगल कुछ लोग हो सकते हैं
जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत तरह की गाड़ियां खरीद रहे हैं, इंडिया के बाहर भी घूमने जा रहे हैं, घर में 10 एसी लगा हुआ है या 5 एसी लगा हुआ है, इस तरह का कोई आपको अगल बगल दिखता है? यस सर। और कोई मतलब किसी ने मार्क किया ये बात? वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनको कोई देख नहीं रहा है? आवाज नहीं आ रहा है सर। मोनू, तुमको आवाज तो दिक्कत आ आ रही है? रही एकदम आवाज आ रही है भाई, देखो तुम अपना एक बार माइक चेक करो। तो क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने ये सब कंडीशन क्यों डाला? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं, हम लोग बहुत लोग ऐसे जानते हैं जो कि इनकम जिनकी वाइट की है ही नहीं, बहुत कम इनकम है, और रोज घूम रहे हैं, फॉरेन टूर कर रहे हैं, कभी रसिया जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, और उनकी रिटर्न हार्डली 2 लाख या 4 लाख की जाती है, या वो भी नहीं जाती है। इस तरह के लोग काफी लोग होते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, इनको जरा पकड़ने की प्रयास शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, एक तो पहला रीजन हो गया कि आपका 2 लाख आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के ऊपर है। दूसरा उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के बाहर गया और 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा किया, उसको भी रिटर्न फाइल करना। क्या कहा मैंने? इंडिया के बाहर गया और 2 लाख रुपए खर्चा किया। क्वेश्चन ये है कि सर उसने 2 लाख खर्चा किया है नहीं किया, ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? चलिए इस पे भी आते हैं, आएंगे इस पे। दूसरा क्वेश्चन कहा कि भाई 1 लाख रुपये से ज्यादा उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया साल में, उसको भी रिटर्न फाइल कर। मुझे कोई बताएगा इसका लॉजिक क्या है? 1 लाख रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये कोई इसका लॉजिक मुझे समझा सकता है? थोड़ा थोड़ा लॉजिक, मतलब लॉजिक समझने की, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे आंसर दीजिए, मैं लॉजिक सर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, अगर कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता होगा, उसका बिल वहां दो पे लाख जो हम रुपए एक गवर्नमेंट को लाख आ रहा है वो सर वो जिसका बिल डोमेस्टिक सर पर्पस में एक यूज करोड़ कर से रहा है ज्यादा वो होगा ना सर एक साल में, तो उसको सर मोनू, ITR 1 भरना पड़ेगा सर बिल का। मोनू, हेलो। मोनू, रुक जाओ, 1 बाई 1 पहले। खुशबू कुछ कह, खुशबू पहले आप अपनी बात रखें, फिर हम आते हैं 1 बाई 1। सर ये बोल रहे थे कि अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री होगा सर, जो ये साल का 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहा होगा, तो वो तो सर गवर्नमेंट को पता चल ही जाएगा, तो फिर उनको सर ये चीज करना पड़ेगा सर। ओके, गुरमीत आप बताएं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जिसका बिल 1 लाख रुपए तक आ रहा है, जो नॉर्मल जो डोमेस्टिक पर्पज से कंजप्शन करते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 यूनिट या 300 यूनिट मतलब बिजली का बिल इस्तेमाल करेगा। अब जिसका बिल 1 लाख तक आ रहा है तो यानी वो अपने उसका यूज कॉमर्शियल पर्पज के लिए कर रहा है, तो इसलिए ITR फाइल करनी जरूरी है ठीक है सरकार ने मोनू, पकड़ने के लिए। मोनू, ठीक है, कुछ हद तक। मोनू क्या कह रहे थे, अब बोले आप? सर अगर कोई फॉरेन यही बोल रहे थे सर। अच्छा, हाँ बताओ बताओ सत्यम। सर अगर कोई फॉरेन ट्रिप जाता है, 2 लाख रुपए से ऊपर खर्च करता है, तो इसका मतलब है कि सर वो कहीं ना कहीं से वो उसका एक्स्ट्रा इनकम होगा, जो अपने वो बेसिक नीड्स से, जो ITR का बेसिक नीड्स जो होता है उससे ज्यादा ही कहीं ना कहीं होगा। तो वो उसको पकड़ने के लिए भी सरकार, और ये रहा बात कि कैसे सरकार पकड़ेगा, तो ये हो सकता है कि उसके जिस वो कंट्री में गया हो, पासपोर्ट से पकड़ सकता है कि किस कंट्री में गया होगा, और उस कंट्री का जो लिव वहाँ का जो स्टैंडर्ड है, खर्चे लिविंग। का जो होता है स्टैंडर्ड होता है, उसके वजह से भी पकड़ा जा सकता है कि एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सर आदमी इतना यहाँ खर्चा पे किया मेरा होगा। एक क्वेश्चन है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, पासपोर्ट तो जो भी है वहां पे बाकी जो खर्च लगेंगे लगेंगे, लेकिन जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं वो कैश भी तो लेके जा सकते हैं। परफेक्ट, चलिए इस पे आते हैं। ये क्या है ना, गवर्नमेंट ने चोरों को पकड़ने के लिए ऑप्शन डाला है। कैसे भाई? अब जैसे सत्यम जी ही हैं, अपने घर में 10 एसी लगाए हुए हैं, 5 एसी लगाए हुए हैं। एक एसी का एवरेज आप मान के चलिए बिल 2,500 रुपये महीने का आता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। और सत्यम जी कहते हैं कि सर मेरी तो इनकम ही नहीं है, मैं तो 5 लाख रुपए भी नहीं कमाता हूँ, और साल का अपने घर का केवल बिजली विदाउट कमर्शियल यूज में बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए बहुत ही नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है दिल्ली उल्ली के लिए साल का। अगर आपके घर में 2 से 3 एसी भी लगा है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो महीने का बिजली बिल आएगा और चल रहा है, तो 8 से 10 हजार रुपये आएगा। यानी कि आपका एवरेज जो बिल है 10 हजार की साइकिल में चला गया, और आपका इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख के ऊपर चला गया। अब मेरे घर का बिल आता है 1.5 लाख रुपए, और मैं कहता हूँ सरकार को कि अरे मेरी तो इनकम ही नहीं, मैं तो गरीब आदमी। तो सरकार कहती है भाई 1.5 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो और तुम गरीब आदमी हो। ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ले रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट,
कि भैया बताओ किसके किसके 1 लाख रुपए के ऊपर है, उनको पकड़ने के लिए। भाई तुम 1 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो और तुम कह रहे हो गरीब आदमी है, क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई गरीब आदमी 1 लाख सर साल इसका एक लूप होल इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा? सर नो इसका एक सर। लूप हो सकता है कि बताइए। अगर जैसे कोई आदमी है और वो 1 लाख रुपए बिजली बिल कंज्यूम कर पा रहा है, लेकिन वो ऐसा कर सकता है सरकार को कि 30% मैं, 30% मेरे फादर और 30% कोई और या उसका मेरे, ब्रदर इस तरह से तुम कंजम्पशन अपने किया जा घर जाना आज, सकता है। नहीं मेरे, आज तुम अपने घर जाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे देखना किसका नाम आ रहा। नाम जिसका आएगा, नोटिस उसी को आएगा। तुम जाके बताते रहो कि 30% मेरे पापा यूज करते हैं, 40% मेरे चाचा यूज करते हो, बोले कि वो सब वो जाने, हमें कोई मतलब ना है। ये तुम्हारी अंदर की प्रॉब्लम है, तुम समझो, हमें नहीं लेना देना। तुम मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ पहले, तुम्हारे यहाँ नोटिस आ जाएगा। ये पकड़ने के तरीके गवर्नमेंट ने इस तरह के बहुत टूल बनाए। वैसे ही बहुत लोग फॉरेन जा रहे हैं, रिटर्न भी नहीं फाइल करते। तो जब आप इमिग्रेशन में जाते हैं ना, तो वहाँ आपका पासपोर्ट स्कैन होता है, वो इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स को जा रही है। इसलिए जा रही है कि इंडिया में मात्र 4, 4.5, 5 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं। 6 करोड़ 30 लाख इस साल हुआ है शायद से, 6 या 7 करोड़। सोचिए, 140 करोड़ की आबादी में मात्र 7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। कितने लोग? 1.5 करोड़ के आसपास। सोचो कितना बड़ा नंबर है। 140 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ लोग, 1% भी नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम पकड़ेंगे कौन कौन बदमाशी कर रहा है। ये वो सब टूल्स हैं जिसके थ्रू ट्रैक किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि आपको ट्रैक नहीं किया जा रहा, ट्रैक किया जा रहा है। ये सब तरीके हैं। चलिए हम चलते हैं वापस। ये इंफॉर्मेशन इसलिए बताया क्या कि आपको पता रहे। जनरली फाइल करते समय हम हमेशा फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मोर देन एग्जाम्पशन लिमिट, और कंटिन्यू करेंगे। देखिए जैसे कंटिन्यू करें, ये कहा कि भाई ये इंफॉर्मेशन कुछ आ रहा है, चलिए उससे कोई मतलब नहीं। अब मैं चलता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन में। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन में इनका सारा नाम सब कुछ आ रहा है, इनका घर का एड्रेस आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है। पहला क्वेश्चन आया कि भाई एम्प्लॉयमेंट नेचर बताइए। अब जिस आदमी का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो वही बताएगा कि क्या है। तो आज की डेट में सत्यम कोई काम नहीं करते हैं, ये अदर में आ जाए, एम्प्लॉयमेंट नेचर अदर, क्योंकि रिटर्न फाइल कर रहा है। देखिए क्या क्या ऑप्शन है, एक बार आपको दिखा दूं जरा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पीएसयू एम्प्लॉय, सीसी पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन, स्टेट गवर्नमेंट पेंशन, पीएसयू पेंशन एंड अदर पेंशनर। दूसरा अदर, हम अदर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा। कोई कंफ्यूजन कि कौन सा कैटेगरी होगा? ये पहला क्वेश्चन पूछा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया नेचर क्या उठाएंगे। तो ये तो किसी में नहीं फॉल कर रहा है, तो मैंने अदर में डाला। बाकी ये पता कैसे चलेगा, वो आदमी खुद बताए। फिर कहा भैया कि अब आइए जरा ये फाइलिंग सेक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अब बता रहे हैं भाई, एकदम ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है कि फाइलिंग कौन से सेक्शन में कर रहा है। एक सेक्शन होता है, अब ये सेक्शन याद रखना है जो मैं सेक्शन बता रहा हूं, 139(1). 139(1) कहता है कि आपका, मैंने क्या बोला था, हम सेक्शन तभी पढ़ाएंगे जब फाइलिंग करें, जो हमें जरूरत पड़ेगा इस प्रोसेस में। तो पहला सेक्शन यहाँ पे आया हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है 139(1). 139(1) कहता है कि जो रिटर्न है वो ड्यू डेट के पहले फाइल होगा, तभी 139(1) जाएगा। मतलब क्या डेट है, अभी डेट में नहीं जा रहा है, उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा है। जो भी टाइम हो जिसके पहले रिटर्न फाइल करना है, तो 139(1) जाएगा। यानी कि जो भी ड्यू डेट 31 जुलाई ड्यू डेट है, उसके पहले रिटर्न फाइल। ड्यू डेट अभी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, अभी नहीं। अगर आप देखिए तो बाय डिफॉल्ट ले रहा 139(1), यानी कि ड्यू डेट के पहले आप फाइल करना है।
अगर आप ड्यू डेट के बाद करते तो 139.4 लेता। 139.4 क्या है? 139.4 तब होता है जब बिलेटेड। आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब जो टाइम था वो खत्म हो गया उसके बाद, तो इसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। सेक्शन 139.4। नेक्स्ट सेक्शन 139.5। मैंने इसमें रिटर्न फाइल किया था 139.1 में, तभी रिवाइज होगा, और कुछ गलती हो गई थी। 139.1 पे मैंने रिटर्न फाइल किया और उसमें गलती हो गई मेरे से, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कोई बात नहीं, जाके रिवाइज कर दीजिए 139.5। लेकिन सर लेट रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता है। 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दो मुझे केवल। लेट रिटर्न, लेट रिटर्न कौन सा है? 139.4। ये रिवाइज नहीं होगा। क्यों भाई? लेट रिटर्न फाइल करते हो उसको रिवाइज भी चाहिए क्या तुमको? अब कितना टाइम चाहिए तुमको? गवर्नमेंट कहती है एक तो लेट फाइल किए, तुमको फाइल करने दिया, अब कह रहे हो गलती हो गई तो रिवाइज। नो रिवाइज। लेट हो तुम, कोई कहानी नहीं तुम्हारे साथ। किसको रिवाइज का ऑप्शन देंगे? जो टाइमली आया। 139.1। 139.1 को ही केवल पावर है कि 139.5 में जाके रिवाइज कर सकते। मैं फिर से समराइज कर रहा हूं। मैंने यहाँ 3 सेक्शन आपको बताया। पहला सेक्शन कहता है 139.1। ये कहता है, मैं इस लॉ में नहीं जा रहा, मैं एकदम सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। और ये तीनों आपको याद रखना, याद रहे, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है तीनों जो मैं बता रहा हूं, तीनों इंटरव्यू क्वेश्चन है भाई मेरे। आज से कोई भी पहला क्वेश्चन कि रिटर्न किस में फाइल होता है? 139.1 में। ड्यू डेट के पहले अगर आप फाइल करते हैं तो 139.1 होगा। ड्यू डेट क्या है हमें नहीं पता, जो भी ड्यू डेट हो। ड्यू डेट के बाद जैसे स्कूल गए, स्कूल का टाइमिंग था, मेरी बेटी का, मैं अपनी बेटी का एग्जांपल देता हूँ। उसके स्कूल का टाइमिंग है 7:50। 7:50 के बाद जाइएगा तो स्कूल में नहीं घुसने देता। क्यों भाई? कहता है आप लेट हो गए, चलिए निकलिए, अब कोई सुनवाई नहीं। यानी फाइलिंग भी कहता है कि 139.1 की है भाई, ठीक है, लेट हुआ तो यहां कहता है कि एक ऑप्शन है आपके पास, फाइल कर लीजिए। जैसे स्कूल में अगर आप लेट गए तो आपके वो जो डायरी होता है उसमें लिख दिया जाता है कि आप लेट आए, दोबारा लेट आइएगा तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ भी है। टाइम के पहले आए कोई बात नहीं है, आपको कोई दिक्कत है, आप 1 में जाइए, जो करना है कर लीजिए, जो चेंज करना है कर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपना स्ट्रैटेजी बताते हैं। अब क्लाइंट एक मेरा बहुत पुराना क्लाइंट था, लेट्स अज्यूम गुरमीत, मेरे बड़े क्लाइंट थे, दोस्त थे। 139 का आज लास्ट डेट था। गुरमीत को मैंने फोन किया कि यार आज लास्ट डेट है, रिटर्न फाइल करना है तेरा, क्या करना है? तो यार डेटा ही नहीं बनाया है। क्या बोला उसने? डेटा ही नहीं बनाया। मैंने कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पिछले साल का डेटा फाइल कर देते हैं तुम्हारा। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं भाई, क्योंकि पेनल्टी प्रोसीजर में बहुत तरह के लफड़े होते हैं। हमने गुरमीत को कहा एक काम कर, तू मेल डाल दे मुझे कि भैया लास्ट ईयर वाला ही डेटा फाइल कर दो। क्यों? अगले 1 महीने 2 महीने में मैं उस फिल्म को रिवाइज कर सकता हूँ। तो गुरमीत मुझे 15 दिन 20 दिन, ये अपने दोस्त जो क्लाइंट होते हैं ना, ये गलत प्रैक्टिस है, लेकिन क्लाइंट को बचाने के लिए हम लोग बहुत बार करते हैं ये काम, कि चल यार तेरा डेटा जो भी है वही डेटा फाइल कर देते हैं, बाद में रिवाइज करते हैं 139.5 में। 139.4 टाइम खत्म हो गया उसके बाद फाइल कर रहे हैं। कोई बेनिफिट नहीं है, एक बार में फाइल करिए, काम खत्म, कोई सुनवाई नहीं है, कोई गलती हुई तो कोई कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं, आप लेट हैं, आपका कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। क्लियर? हम आज की डेट में जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम पे अप्लीकेबल होगा, हम ड्यू डेट के पहले हैं। ये देखिए बाय डिफॉल्ट ले रहा है। क्यों? क्योंकि हम टाइम के पहले हैं, तो बाय डिफॉल्ट 139.1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं करना। अब नीचे देखिए, कह रहा है फाइल ये हमें छूना भी नहीं है। ये तब है जब आपको कोई नोटिसेस आते हैं, तब उसके रिस्पॉन्स में ये काम होता है। अगर मैं रिवाइज करूंगा, देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे पूछेगा कि भाई इंटर द ओरिजिनल डिटेल, आप ओरिजिनल रिटर्न कब फाइल किए वो बताइए। कब? जब मैंने ऑन किया 139.5, देखिए मैंने ऑन किया, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है,
मैंने जैसे किया, बताइए कि भाई कब आपने रिटर्न फाइल किया, उसका नंबर बताइए और डेट ऑफ फाइलिंग बताइए। आप 1 से 2 बार रिटर्न फाइल कर सकते हैं रिवाइज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हमारा जो क्लिक होगा वो होगा 139(1). अब आ जाइए, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का जवाब देते हैं जरा। डू यू विश टू एक्सरसाइज 115, ये नया वाला टैक्स रिजिम लेना है? ये क्लाइंट बताएगा कि भाई तुमको नया टैक्स रिजिम लेना है पुराना है, दोनों में रेट के अंतर है, वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो अगर यस कहेगा तो यस करिए, नो करेगा नो करिए, ये क्लाइंट बताएगा। तो आप, हमारे केस में अभी हम नो करेंगे। चलिए देखते हैं इसको, नो कर दे जरा। यस भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे नो कर दिया। अब एक इसका बैंक डिटेल है, बाय डिफॉल्ट है। और भी बैंक अकाउंट चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। कंफर्म करिए, कंफर्म करिएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, देख रहे हैं आप, मतलब कोई एरर नहीं। इसी तरह से हर स्टेप को हमें ग्रीन करना है नीचे तक, तब जाके प्रोसेस होगा। जरा पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाके इंफॉर्मेशन फिल करिए फटाफट, तब मैं आगे बढ़ूँ। फटाफट इस वाले इंफॉर्मेशन में डालिए, ग्रीन करिए और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। देखो अभी क्या, मुझे आपने ने बस भेजा है, आकाश ने भेजा है मुझे, बाकी लोग, आकाश ने मुझे केवल भेजा है, बाकी लोग। बाकी लोग कहाँ हैं भाई, बाकी लोग भेजो जल्दी, तब मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है मनु, बाकी लोग। मेरा हो गया सर। चलिए, अब मैं आता हूँ ग्रॉस टोटल इनकम पे। अब देखो ग्रॉस टोटल इनकम में तुम्हारा जो इसका केस है, उसमें इसलिए इनकम नहीं आ रही कि इसका कोई इनकम नहीं है। हम अभी ना किसी दूसरे का रिटर्न फाइल करेंगे, उससे सारा डेटा फेच करेंगे, देखना उसके अगले में हम दिखाएंगे। चलिए, ग्रॉस टोटल इनकम में पहले कहा कि भाई सैलरी एग्जेम्पशन क्या क्या है, वो जरा बता दीजिए मुझे। अब एग्जेम्पशंस क्या होते हैं कि बहुत तरह के इनकम टैक्स में बेनिफिट दिए जाते हैं। वो अपने आप अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप कंटिन्यू कर दीजिए, कुछ भी छूना नहीं है इसमें, कुछ भी सैलरी एग्जाम्पशन कुछ नहीं, हमने कंटिन्यू कर दिया एज इट इज। अब आइए, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो सत्यम ने दिया था वो कहीं नौकरी करता है, और मैं अब उसकी इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए मैं फिल कर रहा हूँ। कैसे किया? मैं ऊपर एडिट में गया और इंफॉर्मेशन डालने लगा। चलिए, मैंने कहा कि इसकी सैलरी जो थी साल की, वो थी 10 लाख रुपए। मैंने डाल दिया कि भाई उसकी सैलरी 10 लाख। ठीक है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कुछ नहीं था, हमने 10 लाख सैलरी दिखा दिया। ये सब कहाँ से आएगा? अभी हम फॉर्म 16 आपको शेयर करेंगे, सारी चीजें वहां पे दिखेंगी। फॉर्म 16 क्या होता है? जब आप कहीं नौकरी करते हैं तो जो आपका ऑनर होता है वो आपको फॉर्म 16 देता है, और उसी के ग्राउंड पे आपका रिटर्न फाइल। ठीक है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कुछ नहीं, जीरो। अगले क्लास में हम क्या करेंगे कि हम अब उल्टा चलेंगे। ये तो यहाँ तक लाए, अब मैं आपको फॉर्म 16 दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि फॉर्म 16 क्या होता है, कैसे देखते हैं, एटीसी क्या है, कैसे उसका यूज होता है, वो सारी चीजें बताऊंगा। अभी मैं यहीं पे 1 मिनट खाली डेटा भर के हम आपको पीपीटी में लेके चलेंगे थोड़ा। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स जीरो कर दीजिए, कुछ नहीं डाला हमने, बस सैलरी डाल दिया, बाकी कुछ नहीं डालेंगे, कोई अदर बेनिफिट नहीं देंगे और सेव कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमने मान के चल रहे थे कि उसका 10 लाख का सैलरी है, और उसको इस सैलरी को हमने यहाँ पे दिखाया और काम खत्म किया। इसी कारण से पीछे चला गया, मुझे फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। आप वहां तक आइए पहले,
और मैं आपको एक चीज, और तब तक आपको एक चीज दिखाऊं ताकि मैं आपको बेसिक बताना शुरू करूं। मैं इसको 1 मिनट रोक रहा हूं। ये पीपीटी सबके पास है या नहीं है, जरा देखिएगा आप लोग। दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड। ये पीपीटी सबके पास है या नहीं है? सर मेरे पास होगा सर। चलिए, इस पीपीटी से जरा मैं अब आपको एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ, फिर हम उस पर चलेंगे। मैंने वहां पे केवल बेसिक चीजें दिखा दी, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा बेसिक चीजें आपको बता के फिर हम उस फॉर्म पे फिर चलेंगे। और कल मैं ITR 2 करूंगा, उसमें अगर कोई आना चाहिए तो आ जाएगा। ITR 2 का हम अभी क्लास वहां पे करेंगे, नहीं जो पुराना बैच है। अब कह रहा है कि मैंने जो आपको वहां तक बताया था कि भाई ये ITR 1 कौन फाइल करेगा, अब मैं जरा उल्टा भी चल रहा। ये कह रहा है कि रेसिडेंशियल इंडिविजुअल जो इंडिया में रहता है, जिसकी इनकम 50 लाख एक्सीड नहीं की है, 5 लाख रुपए से ज्यादा का सैलरीड इनकम नहीं है, सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है, डिपॉजिट बैंक से आ रहा है, कोई रिफंड है, रिसीव कोई कंपनसेशन है, एनी अदर इंटरेस्ट इनकम, पेंशन, ये सारी चीजें ही इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम जब आपको फॉर्म दिखाया था मैंने, वहां पे ये सारी चीजें मैंने दिखा दी थी, ठीक है। तो ये वहीं पे जो चीजें थी उसी का, मैं अब इसमें एक चीज क्या ऐड करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन फाइल नहीं कर सकता। उल्टा भी, जो रेसिडेंट नहीं है वो फाइल नहीं कर सकता, जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है वो फाइल नहीं कर सकता, जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5 हजार से ज्यादा है वो नहीं फाइल कर सकता, कोई इनकम लॉटरी हॉर्स रेस लीगल गैम्बलिंग से है। अब मुझे बताइए एक चीज, मैंने Dream11 खेला, कोई खेलता है? अभी मत करना कि सर हमें तो पता ही नहीं Dream11 क्या है। Dream11 से आपने 1 लाख रुपए कमाया, क्या ITR 1 फाइल कर सकते हैं आप? क्या आप सर आई गेम गेम में तो सब 30% नहीं काटा सर। पड़ेगा। मैं ये भाई देख ज्ञान नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं नहीं सर, चाहिए। नहीं कर सकते पहले। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पॉलिटिशियन वाला आंसर नहीं कि मुझे ये बताइए। मैंने पूछा कि अगर मैं Dream11 खेला, 1 लाख रुपए जीता, क्या मैं ITR 1 फाइल करूंगा या नहीं करूंगा? सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसको सिंपल नहीं रखो। सर, नहीं करें। सत्यम क्यों नहीं? सर करना चाहिए। एक मिनट सत्यम सर जी। लीगल गैम्बलिंग इसमें नहीं आता है। वेरी सर गुड। ये जो गैम्बलिंग हो गया, रेस हो सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इसमें आता है, हम्म। तो सर करना चाहिए। और भाई उस पे जो इस तरह की इनकम ये होती है उस ये पर 30% टैक्स लेती है सरकार। हाँ, लेकिन ये क्या है कि ये जो कवर होता है ना, अदर सोर्सेज में नहीं, ये बिजनेस प्रोफेशन में ही आता है। वहां पे जब जाओगे ना तो वहां पे अलग से इसके क्लॉजेस बने हुए हैं गैम्बलिंग के। और गैम्बलिंग को ना अदर इनकम से बाहर रखा गया है, इसको सब इनकम से बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके जो रेट्स होते हैं ना वो एकदम डिफरेंट होते हैं। जो तुमने बोला 30% का, तो ये किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, इसको स्पेशल कैटेगरी बना के रखा गया गैम्बलिंग को। और ये जनरली आपके जो बिजनेस इनकम वाले फॉर्म्स होंगे उसके साथ क्लब कर दिया जाता है। ये सैलरीड इनकम नहीं है। अगर आप सैलरीड फर्स्ट का पढ़िए तो उसमें था सैलरीड इनकम, अदर इनकम, स्पेशली अदर इनकम में कहा कि सेविंग, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। गैम्बलिंग को साफ अलग करके रखा गया है, बहुत क्लियर कट। क्यों भाई? क्योंकि गैम्बलिंग कहा जाता है कि एक तो उसका 30% का स्लैब रेट है, प्लस उसके प्रोसीजर्स अलग होते हैं। इसकी वजह से ITR 1 में उसको एंटरटेन नहीं किया जाता है। मैंने इसीलिए जब आपको ये फॉर्म दिखाया, इसमें साफ क्या क्या कौन नहीं कर सकता, ये नहीं तो कर भाई सकता। सर ये कौन से हेड में डालेंगे फिर इसको?
अभी आगे आएंगे तो करेंगे इसको, इसके लिए अलग से हेड बना है, उसमें हम डालेंगे इसको, कोई बात नहीं। जब हम ITR 3 या 4 में जाएंगे ना, वहां इसका पूरा जी ट्रीटमेंट देख लेंगे। ठीक है ठीक है कि सर। ड्रीम 11 से अगर पैसा कमाया मैं, तो कैसे होगा। आप 1 मिनट के लिए सोचो, आप गोवा गए, गोवा में तो कसिनो चलता है, कोई गया है गोवा, कसिनो में गए, और तुम कसिनो में 1 लाख रुपए जीत गए, पॉसिबल है भाई ऐसा मतलब वहां तो यही हो रहा है ना, 1 लाख रुपए आप जीत गए। क्या ITR 1 में आएगा, क्योंकि मेरी इनकम तो 50, मेरी एक भी इनकम, कोई इनकम नहीं थी कि बस कसिनो से 1 लाख रुपए कमा लिया। नहीं सर, इसमें भी ITR 1 नहीं है। यस, नहीं आएगा, क्योंकि सैलरी इनकम ही नहीं है ना भाई, अदर इनकम में भी कवर नहीं होता गैम्बलिंग, उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। अब मैं कौन बनेगा करोड़पति में चला गया, और वहां 50 लाख रुपए जीत गया, वो भी ITR 1 में नहीं आएगा। लीगल गैम्बलिंग भी अलाउड नहीं है ITR 1 में। चलिए वापस आते हैं, और कौन। अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया तब भी नहीं होगा। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बन गए तब भी ITR 1 नहीं बनेगा आपके लिए, तब भी आप ITR 1 नहीं कर सकते। ये छोड़ दीजिए, ये सेक्शन बाद में देखेंगे, 195 एन, 194 एन, ये जब हम TDS का पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। एक वर्ड है ESOP, कभी किसी ने सुना है ESOP? इसको अभी बताते हैं एक बार। और एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तब भी नहीं होगा। ये लोग इतने कंडीशन है जो कि ITR 1 नहीं होंगे। एक वर्ड यहाँ पे आया ESOP, कभी किसी ने कोई सुना है ESOP या नहीं सुना है? मैं ESOP के लिए, ये हम जब TDS करेंगे तो वहां पे देख लेंगे, ये वाले वो 194 का वो हमारे TDS सेक्शन में कवर हो जाए। कोई मुझे बताएगा ESOP क्या होता है? कोई सुना है? ESOP बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये क्या होता है? ESOP क्या होता है? एक तरह का शेयर्स होते हैं, शेयर एक तरह का नहीं, शेयर्सिंग होते हैं। जनरली जो स्टार्टअप्स कंपनी होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को रोकने के लिए ESOP देती है। अगर मार्केट में उसका प्राइस, लेट्स अज्यूम आज के डेट पेटीएम तुम्हारा 20,000 रुपये में बिक रहा है, ठीक है, वो आपको 20 रुपये में देगा, ताकि उसका एम्प्लॉय वहां रुके भागे नहीं। लेकिन ESOP देने में क्लॉज होता है कि 3 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है, कि 3 साल में आप इसको खरीद सकते हैं, ताकि 3 साल वो रुका रहे। तो ESOP एक तरह का एम्प्लॉय को रोकने का तरीका है, जो एम्प्लॉय को शेयर डिस्काउंट वैल्यू पे दिया जाता है। अगर आपको ESOP भी मिला हुआ है तब भी ITR 1 नहीं कर सकते। एक बार इसको पढ़िए, जिसको परेशानी है मुझे बताए किसी भी पॉइंट में। फटाफट पढ़िए, कोई इश्यू है तो मुझे बताइए, मैं फिर उसको एड्रेस करूँ। सर हेड तो 5 ही होते हैं, तो फिर उसको फिर अदर, आपने बोला कि अदर वाले हेड में डालना मतलब। अदर अदर हेड में नहीं है, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया गया, यानी ये अदर हेड कोई नहीं होता है, ये बिजनेस प्रोफेशन में ही कवर करा दिया जाता है। और जब आप बिजनेस प्रोफेशन पढ़ेंगे वहीं पे इसको कवर कर दिया गया है PGBP में। लेकिन इसका ट्रीटमेंट स्पेशल कैटेगरी में होता है, तो इसको एकदम अलग रखा गया है। इस पे 30% का फ्लैट रेट है। कहीं आप कोई भी बताइए जहाँ पे 30% का फ्लैट रेट हो, कहीं नहीं है फ्लैट जी रेट। इसकी वजह से कहा गया कि भाई ये बहुत ही प्राइम मिनिस्टर टाइप आदमी है, इसका ट्रीटमेंट प्राइम मिनिस्टर की तरह, इसको एकदम साइड रखिए। इसके लिए बताया जाएगा कि कहाँ इसके लिए करना है, इसके लिए सब फॉर्म अलाउड नहीं है। और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये ITR 1 में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये अदर इनकम में कवर नहीं होता है। ये एक तरह के PGBP जब पढ़ेंगे तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये उसको वहां पे इसको रखा गया, वहां भी इसको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया। स्पेशल कैटेगरी मतलब इसके ट्रीटमेंट स्पेशल है, इसका बनाने का तरीका अलग है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसको एकदम अलग कैटेगरी, अलग टाइप, और इसका टैक्स रेट अलग है, तो इसको सबके साथ मिक्स नहीं कर सकते। इसकी वजह से जो
लीगल बेटिंग या इलीगल बेटिंग, देखो हॉर्स रेस बहुत जगह होता है इंडिया में, हॉर्स रेस पे जहाँ पे बेटिंग की जाती है, तो वो उसको भी कहा गया कि भाई ये एक तरह का व्यापार है ये, तो इसका कैटेगरी अलग है, लेकिन पीजीबीपी में ही स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया गया इसको। तो इसका ट्रीटमेंट हर जगह अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो जो इसके फॉर्म्स है, ऐसा नहीं कि सारे फॉर्म्स में जाएंगे, ये ITR 3 और 4 के स्पेशल कैटेगरी के केसेस में जाते हैं। वहां पे स्पेशल आएगा कि भाई अगर आपने कोई लॉटरी किया तो ये इस कॉलम में जाएगा, एकदम स्पेसिफिक कॉलम में जाएगा, उसके लिए कॉलम स्पेशल बना पड़ा है। तो जब रिटर्न आगे बढ़ेंगे तो सीधा उसी कॉलम में डेटा डलेगा और कहीं नहीं डलेगा। अगर आप ITR 1 में 1 मिनट के लिए सोचिए, अदर इनकम में डाल दीजिएगा, तो आपको टैक्स रेट क्या मिलेगा पता है? स्लैब रेट पे सर। यस, स्लैब रेट मिल जाएगा, परफेक्ट। आप तो VIP आदमी हो भाई, आपको तो 30% देना था, तो आप जी। स्लैब रेट में नहीं जाएंगे। तो आपको स्पेशल कोड में भेजा जाएगा जहां पे आपका रेट ही 30% कटे, परफेक्ट। अदरवाइज आप स्लैब रेट का बेनिफिट ले लें। तो सर इसमें तो जो गैम्बलिंग या फिर लॉटरी होता है तो उसमें तो सर TDS कट जाता है 30% का। उसमें 30% का रेट ही है भाई, इनकम पे तीस हाँ तो परसेंट टैक्स। तो सर वो इनकम टैक्स अगर 30% पहले से ही कट चुका है, उसमें TDS कट चुका है, तो वो तो ITC का बेनिफिट आ जाएगा उसमें। लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन तो उल्टा हो जाएगा ना सत्यम। जब तुम अगर इसको इनकम में, अदर इनकम में डाल दोगे तो ये तो स्लैब रेट से कैलकुलेट कर देगा, तुम्हारा रिफंड बन जाएगा। 1 मिनट, मेरी इनकम 1 लाख थी, और चलो 1 करोड़ पे करते हैं, 30 लाख रुपए मेरा कटना चाहिए। मैंने Dream11 का जो 1 वाला प्राइस है मुझे मिल गया, सब कट उठ के तुमको 30, 34, 35 लाख रुपए कट जाएगा। उस पे स्पेशल सेस होते हैं अलग अलग, फिर भी तुम 30% रखो, 30% कट गया। तुमने 1 करोड़ इनकम को तुमने अदर इनकम में डाल दिया, तो स्लैब रेट से कैलकुलेट हो जाएगा, तो तुम्हारा टैक्स कम हो जाएगा, तुम्हारा रिफंड बन जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, ये स्पेशल केसेस को स्पेशल कैटेगरी में डाल के रेट ही स्पेशल देना है, तो उसको अगर उस कॉलम में नहीं लेके गए तो हमारा रेट चेंज हो जाएगा तुरंत। तो अगर मेरा इनकम सिर्फ लॉटरी के अलावा भी कहीं है तो वो लॉटरी वाला जो 30% अलग चल जाएगा, वो तो फ्लैट रेट पे कट जाएगा, लेकिन फ्लैट बाकी इनकम तो उस पे स्लैब रेट पे मेरा रेट कटेगा। मिलेगा, एकदम मिलेगा, एकदम स्लैब रेट मिलेगा। अब क्वेश्चन एक ही है, आज के टाइम में हम अभी गाँव गए थे तो देखे कि सारा बच्चा सब Dream11 पे पागल हुआ पड़ा है। पता नहीं और कौन कौन से ऐप चल रहे हैं जिसमें तुम्हारा लोग 5 रुपया लगाओ 5,000 पाओ, पता नहीं क्या क्या स्कीम चल रहा है, समझ के बाहर है। अगर आप उसमें जीते, 1 मिनट के लिए सोचिए, आपका TDS कट गया, TDS बिना कटे तो पैसा देगा नहीं आपको, और आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तब क्या होगा? नोटिस आएगा सर। परफेक्ट नोटिस आएगा। और आने वाले 6 महीने साल भर में आप देखिएगा, गांव में जिसने भी पैसा जीता है उसको नोटिस आया होगा, सब सर कमाने। इसका भी तो कोई लिमिट होगा कि हाँ इतना इतने पैसे से ज्यादा ही कमाओगे तभी ITR भरना है। TDS अगर कट गया, लॉ कहता है, तो आपको रिटर्न फाइल करना, 1 रुपया भी अगर TDS कट गया तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी। स्लैब खत्म हो गया। स्लैब तो तभी है जब TDS तो 10,000 पे कटता है सर, 10,000 पे जब TDS अगर जीतेंगे आपका तब। कट गया तो आपको रिटर्न फाइल करना है। उसमें भी अगर कोई बिजनेस इनकम कहीं से दिख गया, देखो 5 लाख तक तुमको TDS नहीं लगता ये टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगता है, फ्री है मोटा मोटी अगर आप देखिए तो। लेकिन आपकी इनकम थी 4,40,000, TDS कट गया कहीं से, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको नोटिस आ जाएगा। तो नोटिस के केस में नया सिस्टम आ गया कि अगर आपका TDS कटा है और आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया, तो आपको रिटर्न के लिए नोटिस आएगा और आपको पेनल्टी प्रोविजन लगाया जाएगा, क्योंकि आपने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किया और आपसे और भी इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा। तो ये आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में तुम देखना, जो अगल बगल में जो Dream11 टाइप ऐप से जो पैसा जीते हैं लोग, अगर उन्होंने टाइमली रिटर्न नहीं फाइल किया तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनसे पैसा कमाने, अच्छा अपॉर्चुनिटी, घर बैठ के सबको नोटिस आएगा। इस साल खत्म हो रहे तो अगले साल से ऑटो नोटिस आने लगेगा 143(1) का, वो भी हम लोग 143(1) भी देखेंगे। हाँ खुशबू।
फिर से बोलना, आवाज नहीं है। खुशबू, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अब कह रहा है कि ITR 1 फाइल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फॉर्म 16 चाहिए। ये कहाँ से आएगा? एम्प्लॉयर देगा। सर अब आवाज आ रही है? अब खुशबू आ रही है, बोलिए। सर मैं ये बोल रही थी कि अगर हम बिटकॉइन में भी पैसा लगाते हैं फिर वहां पे भी सर टीडीएस अमाउंट ये सब कटता है सर, तो वहां पे भी फिर हमें फाइल करना पड़ेगा रिटर्न फाइल। एक मिनट, एक मिनट। किसने कहा कि बिटकॉइन पे आपको TDS कटता सर जैसे वहां पे होता है ना 30% सर। है? एक मिनट खुशबू, मैंने जो पूछा पहले वो तो बता दो। किसने कहा कि बिटकॉइन पे 30% TDS कटता है, या TDS कटता है 1 रुपया भी बिटकॉइन पे? अभी केवल बिटकॉइन की बात करो, तुमने बिटकॉइन वर्ड यूज किया ना भाई। उसको आपने मुझसे बिटकॉइन पूछा है। अभी Dream11 की बात नहीं हो रही है, आपने बिटकॉइन कहा है, तो बिटकॉइन पे हम खड़े रहेंगे। हम और कहीं नहीं जाएंगे। इंडिया में बिटकॉइन इलीगल है स्टिल। आप बिटकॉइन में ट्रेड नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, बिटकॉइन में अगर आपने लगाया है और उससे कुछ पैसा कमाया है तो उसकी फाइलिंग प्रोसीजर अलग है। अब अपना क्वेश्चन अब कंप्लीट कर। तो सर वहां पे हमें फिर आईटीआर नहीं करना होगा? मैंडेटरी है, करना है। वहां तो और खतरनाक प्रोसीजर है, वहां तो पैनल प्रोसीजर बहुत खतरनाक है। जिसने बिटकॉइन में रिटर्न फाइल किया, बिटकॉइन में पैसे कमाए, उसको तो डिस्क्लोजर स्पेशली देना है। और वहां तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बन रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के लॉ के हिसाब से आप बिटकॉइन में ट्रेड नहीं कर सकते। बट सर कुछ दिन पहले तो ये आया था ना कि बिटकॉइन पे सर 30% काटता है सब चीज इंक्लूड करके सर। नहीं, बिटकॉइन का एक्सचेंज जो था वो सब तो भागा पड़ा, ईडी का भी रेड हुआ पड़ा है। बिटकॉइन टेक्निकली इंडिया में अलाउड नहीं है। टेक्निकली लोग खूब ट्रेड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस पर TDS नहीं कटेगा क्योंकि इंडियन एक्सचेंज ही नहीं है ना यहाँ पे। वो तो बाहर बैठा है एक्सचेंज आपका, वो TDS क्यों काटेगा? तो वहाँ बट TDS सर जैसे हम खुद डिस्क्लोजर करते हैं देना तो पड़ता है। वहां पे टीडीएस लिख के 0.2 ऐसे समथिंग कुछ सर लिखा हुआ आता है जब हम सेल करते हैं तो। कहाँ पे? जैसे सर हम सेल करते हैं ना तो वहां पे क्या क्या अमाउंट कट रहा है सर, तो वो टीडीएस का भी कुछ वहां पे 0.2 बिटकॉइन समथिंग ऐसा आता बिटकॉइन कहाँ से खरीद रहे हैं आप? खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? है। सर मतलब जो भी हुआ ट्रेडिंग सर वहां पे जो होता है वो। कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं? वही तो पूछ रहा हूँ कि बिटकॉइन सर की हम इंडियन एक्सचेंज में ही करते हैं। नहीं तो बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर रही हैं आप? हाँ सर कभी कभी कर लेते हैं सर, इसलिए मैंने पूछा। तो सर बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो अलग चीज हो गया। क्रिप्टो में मल्टीपल चीज है। तुम अच्छा बिटकॉइन खरीदते हो कि क्या खरीदते हो, मुझे भेजना जरा। सर बिटकॉइन नहीं, वो और सर सरासर जो कॉइन आता है ना वो सब, जैसे इथेरियम आ गया सर, इथेरियम वगैरह वो क्रिप्टो करेंसी हो गया। क्रिप्टो करेंसी सर। देखो क्या है कि टेक्निकली अगर आप देखिएगा तो इंडिया में बिटकॉइन अलाउड नहीं किया गया है। RBI का सर्कुलर बहुत क्लियर बात करता है। उसको लेके बहुत हंगामा हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत प्रेशर था बिटकॉइन को लीगलाइज करने के लिए। गवर्नमेंट ने उसको लीगल नहीं किया है अभी तक। ठीक है। तो बिटकॉइन को इस तरह से अगर आप देखिएगा, मतलब लीगल एंगल पे तो अलाउड नहीं है। वो 30% के कैटेगरी में इसलिए आएगा क्योंकि वो एक तरह का गैम्बलिंग है। इसकी वजह अच्छा से एक्सचेंज काम कर रहा होगा, वो इंफॉर्मेशन ले रहा है और अपना काट रहा है। वो इंडियन एक्सचेंज तब नहीं तो जनरली जो बिटकॉइन में जो ट्रेडर है ना, वो इंडिया में कोई नहीं करता है। वो सब रशियन खिलाड़ी बैठे हैं। सब रशियन ऐप पे काम होता है। और वो सब ग्लोबल पेमेंट होता है, इंडिया में पेमेंट ही नहीं होता। बिटकॉइन में जो मेजर खेल होता है वो इंडिया में होता ही नहीं, वो सब बाहर। अच्छा। तो यहाँ पे वो एक वजीर उजीर है वो जो कर रहा है आई थिंक। इसके अलावा और कोई तो है नहीं। वजीर वाला कर रहा है बिटकॉइन में, वजीर ऐप जो है। सर उसके अलावा क्वाइन डीसीएक्स भी है, क्वाइन स्विच भी है सर, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है सर इंडिया पे। अच्छा, तो वो लोग बिटकॉइन मुझे आइडिया नहीं है, मुझे एक बार भेजना, मैं देख के बता सकता हूँ। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ, और बिटकॉइन का जो लीगल लीगल एंगल की बात कर रहा हूँ तो अलाउड नहीं है। तो अगर कोई एक्सचेंज करा रहा है तो वो TDS काट के आपको पैसा देगा, यस सर। तो रिपोर्ट भी कर देगा। लेकिन बिटकॉइन इंडिया में अलाउड नहीं है। ट्रेडिंग हो सकता है कि प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग करा रही हो और उस तरह से काम हो रहा, लेकिन ट्रेडिंग मतलब ट्रेड इंडिया में उसका अलाउड नहीं है। मतलब आप खरीद बेच किसी को नहीं कर सकते। हाँ सर वो लीगल नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ। तो आप एक्सचेंज में जाके कुछ कर रहे हो तो दूसरी बात है, खरीद बिक्री नहीं अलाउड है उसको। हम्म। और कुछ?
ठीक है। तो यार अगले क्लास में, कल भी हम एक क्लास लेंगे ITR 2 का। अगले क्लास में हम ITR 1 के डॉक्यूमेंट की बात करेंगे और 26 बात करेंगे, EIS की बात करेंगे, एडवांस टैक्स, ये डेट्स की बात करेंगे, और ATC की बात करेंगे। ATC में डिडक्शंस जो होते हैं वो भी दिखा देता हूँ। ATC के कुछ डिडक्शंस होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। ये देखिए, ये जो डिडक्शन है, ये ATC के डिडक्शंस की बात करेंगे। ये ATC के डिडक्शंस की बात करें। तो कल अगले क्लास में जब हम करेंगे तो हम, मुझे याद दिला दीजिए, पहले इसको कंप्लीट करें फिर ITR 1 में इंटर करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जिसको क्वेरी है वो मुझे व्हाट्सअप कर देगा ग्रुप में, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो, ओके, बाय, टेक केयर।